Hello student, in this video lecture we will be discussing some very important interesting topics. So let us begin with the topic Poisson's ratio. Let me confirm the spelling of Poisson. Poisson. Yes, correct. ओके, सो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइमन पॉइजन. सो मैंने आपको आगे जो समझाया है मैं वो थोड़ा सा आपको उस रिवाइज करवा देता हूं. Suppose we have an object like wire. बराबर, ये वायर है, वायर का मैग्नीफाइड व्यू है, ठीक है, या तो फिर आप उसको सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बट कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंडर. लेंथ ऑफ इट इज एल. उसकी जो लेंथ है वो एल है एंड इट्स diameter is small d. If we apply the tensile force to this object, so tensile stress will be produced, tensile strain will be produced. ठीक है, so क्या होगा, the wire will be elongated. wire elongate हो जाएगा, मतलब कि वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी. If we apply the force in this way, so what happens, the length of the wire increases. अब स्टूडेंट ये जो लेंथ है उस लेंथ को क्या कहते हैं, लेंथ मतलब लेंथ इज अ लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन. लेंथ कैसा डायमेंशन है, लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन, ठीक है. And diameter is known as the lateral dimension. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, when we apply the tensile force then the length increases. आपको फिगर में दिख रहा होगा और आपका कॉमन एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है एंड डायमीटर डिक्रीजेस. ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई द टेंसाइल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट देन इट्स लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन मतलब कि लेंथ इंक्रीजेस बट द लेटरल डायमेंशन डिक्रीजेस. अब लेटरल डायमेंशन क्या है, लेटरल डायमेंशन मतलब कि डायमीटर. तो लेंथ इंक्रीज होती है बट आप देखोगे कि जो डायमीटर है वो डिक्रीज होगा. पहले डायमीटर ज्यादा था और अब डायमीटर लेस है. समझ में आई आपको ये बात? दिस इज वेरी सिंपल. फिर भी एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं. इफ वी अप्लाई द टेंसाइल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन इंक्रीजेस, दैट मींस लेंथ इंक्रीजेस, and the dimension perpendicular to the length, that means the diameter, which is also known as the lateral dimension, so lateral dimension decreases. Is it clear? ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं दो क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन करूंगा. एक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है. तो वन इज नोन एज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, पर यहां पर मैं उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल रहा हूं. तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज नोन एज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. हियर वी डिफाइन वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रेन एंड दैट इज नोन एज द लेटरल स्ट्रेन. उसको क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं. Lateral strain. So what is lateral strain? The fractional change in the diameter is known as the lateral strain. Is it clear? Okay. Now
देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था साइमन पॉइस, सॉरी ठीक है, मैंने जॉर्ज बोला था क्योंकि दूसरे एक साइंटिस्ट के नाम के आगे जॉर्ज लगता है, सॉरी। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट साइमन पॉइस, लेट मी कंफर्म नाम उनका कहां बराबर है, साइमन पॉइस है और उनके नाम से पॉइजन्स रेशियो है, साइमन पॉइस, ओके। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट Simon Poise. He found that within the elastic limit for the small deformation, I write here, within elastic limit for small deformation, within the elastic limit for the small deformation, lateral strain is proportional to longitudinal strain, right? Lateral strain is proportional to longitudinal strain. Lateral strain is proportional to longitudinal strain. तो ये आपको समझ में आया कि क्या कहा उन्होंने, विद इन द इलास्टिक लिमिट फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन जब स्मॉल होता है तो उस लिमिट तक जो लेटरल स्ट्रेन होता है, मतलब कि ये डेल्टा डी बाई डी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दैट मींस जितना फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर होगा बराबर, उतना ही फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा। सो डेल्टा डी बाई डी, ओके मैं इसको लिख देता हूं कि लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बराबर, ये इसको प्रोपोर्शनल होता है। नाउ हियर we want to define the Poisson's ratio. तो Poisson's ratio क्या होता है? Poisson's ratio, तो जैसे नाम ही है उसका रेशियो, तो ऑब्वियसली इट विल बी द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी। तो कौन सी दो क्वांटिटी का वो रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। Poisson's ratio is the ratio of lateral strain and the longitudinal strain. Is it clear? Okay. Now student, lateral strain मतलब delta d by d. So delta d divided by d divided by longitudinal strain. तो longitudinal strain is delta L by L. Delta L by L. ठीक है? So this ratio is known as Poisson's ratio. अब स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के अंदर उन लोगों ने नोटेशन नहीं दिया है, बट आई हैव सीन द नोटेशन समवेयर। एक्चुअली इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको एक नोटेशन डिनोट कर देता हूँ, दैट इज म्यू। म्यू इज सपोज द सिंबल फॉर द Poisson's ratio। बुक में ऐसा सिंबल नहीं है। सो Poisson's ratio is lateral strain divided by the longitudinal strain. Is it clear to you? Okay. Now giving you some little bit more knowledge than the knowledge given in the book. Student, here we can put the negative sign. यहाँ पर हम negative sign रख सकते हैं। क्यों negative sign रखेंगे? Because of the opposite nature in the change in length and in the change in diameter। देखो थोड़ा सा बाहर का समझा रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है पर आप सिर्फ समझ लो। सो हियर आई हैव पुट द नेगेटिव साइन, बराबर। क्यों मैंने नेगेटिव साइन रखी? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट नेचर इन द चेंज ऑफ लेंथ एंड डायमीटर। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट हियर लेंथ इंक्रीजेस बट द डायमीटर डिक्रीजेस। लेंथ इंक्रीज होती है मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पॉजिटिव है और फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर नेगेटिव है।
बट स्टूडेंट ये जो पॉइजन रेशियो होता है, ये पॉइजन रेशियो एक नंबर होता है और वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो अगर मैं यहां पर माइनस साइन को नहीं रखता तो फिर ये नंबर तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो टू मेक दिस न्यू पॉजिटिव आई हैव पुट द नेगेटिव साइन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बल्क मॉड्यूलस के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि वहां पर b को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन रखनी पड़ती है, क्योंकि डेल्टा v बाई b नेगेटिव होता है। समझ में आया? ओके, सो म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं विदाउट नेगेटिव साइन भी, जैसे बुक में लिखा है आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द पॉइजन रेशियो। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू दिस, आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अच्छा, ये जो पॉइजन रेशियो होता है म्यू, म्यू इज डायमेंशनलेस। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ म्यू। तो स्टूडेंट म्यू इज डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि देखो डेल्टा डी बाई वी जो होता है, कोई भी स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, मैंने आपको आगे समझाया है। तो न्यूमरेटर डायमेंशनलेस है, डिनोमिनेटर भी डायमेंशनलेस है, तो फिर म्यू भी डायमेंशनलेस होगा और वो यूनिटलेस भी होगा। तो म्यू इज यूनिटलेस, मतलब उसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ वैल्यूज है, जैसे कि स्टील के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, फिर दूसरे मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या है, तो वो मैं आई डोंट रिमेम्बर इट, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं। तो म्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है, बराबर। तो स्टील के लिए स्टील म्यू इज बिटवीन 0.28 एंड 0.30। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो 0.28 और 0.30 के बीच में होता है। और एल्यूमिनियम अलॉय तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.33, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पॉइजन रेशियो। तो एग्जाम में एक 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, लाइक अ शॉर्ट नोट। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ये फिगर जरूरी नहीं है, फिगर आपको समझाने के लिए थी। तो ये जो मैंने लिखा है उसमें थोड़ा सा बिगिनिंग में जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, पॉइजन रेशियो। स्टूडेंट, the next topic is elastic potential energy in the stretched wire। 3 मार्क के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क में भी आ सकता है बट मिनिमम 3 मार्क में आ सकता है ये, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। स्टूडेंट, whenever we apply the tensile force on the wire, then the deformation is produced in the wire against the restoring force, बराबर। फिर से एक बार समझो, whenever we stretch any wire, then the deformation is produced in that wire against the restoring force. So we have to do the work अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। मेरी बात को समझो, जस्ट अ मिनट। मेरे पास वायर तो नहीं है, पर अभी मेरे पास ये स्केल है, ठीक है। तो आप इस स्केल को ही आप वायर कंसीडर कर लो। दिस इज द वायर इन इट्स नेचुरल फॉर्म, इट इज नॉट स्ट्रेच्ड, इट इज नॉट कंप्रेस्ड, ठीक है। नाउ सपोज आई अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन दिस वायर, इस वायर के ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं। मतलब सीधा बोलूं तो मैं उसको ऐसे खींचता हूं, इस तरफ से इस तरफ, मतलब इस एंड से इस तरफ खींचता हूं और इस एंड से इस तरफ खींचता हूं, ठीक है।
सो आई एम अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, तो जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इस वायर के अंदर क्या होता है, इनसाइड द वायर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इंक्रीजेस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीजेस, जो एटम्स है वो एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अगर आप उसको ऐसे अगर खींचोगे, ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज होंगे। समझ में आया? जो एटम्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, अर्लियर दे वर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, बराबर। बट आपने क्या किया, दो एटम के बीच का डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया खींच के, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। तो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या है, दे डोंट वांट टू लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन, उनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ना नहीं है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। जैसे हम कहीं पर बैठे हुए हैं और कोई आके हमको धक्का मारता है कि चल उधर, तो हमारी क्या टेंडेंसी, नहीं मैं तो इधर ही बैठूंगा। तो दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ना। तो नेचुरल टेंडेंसी नेचर के हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं टॉपिक से दूर चला गया, एग्जांपल मैंने कुछ अलग ले दिया, ठीक है, पर आपको समझ में आ गया होगा। सो पॉइंट इज व्हाट, कि व्हेन यू स्ट्रेच द वायर देन the interatomic distances increases, intermolecular distances increases, बराबर। But the molecule has a tendency to come back to their original position, so the restoring force is produced, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि whenever we stretch the wire by applying the deforming force, then the restoring force is produced. So here basically we have to do the work against the restoring force. हमको क्या करना पड़ता है, we have to do the work against the restoring force. This work done against the restoring force is stored in this wire in the form of energy, and that energy is known as elastic potential energy. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको समझ में आया? देखो, अगर आप किसी भी वायर को खींचने की कोशिश करते हो, बराबर, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एनी मींस, चाहे आप उसको खींचो या उस वायर के नीचे वेट लटका दो और वो वेट उस वायर को खींचेगा, कुछ भी हो, अगर वायर खींचाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, बट एट द सेम टाइम उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होता है। सो हियर वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, बराबर। वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? देखो, आगे भी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन की है, जैसे कि मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन की थी। थोड़ा सा ऐसे ही आपको डिटेल में बात कर रहा हूं आपके साथ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर पड़ा है और अगर आप उसको अर्थ के सरफेस से ऐसे उठाते हो तो यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। So whatever work you do against the gravitational force, that work is stored in the object in the form of gravitational potential energy, बराबर है? तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है, तो ये भी कुछ उसके जैसा ही है। आई बात आपको समझ में? ठीक है। सो एक बार मैं फिर से शुरुआत करता हूं। स्टूडेंट, whenever we apply the tensile force on any object, whenever we apply the deforming force on any object, then the restoring force is produced in that object. So we have to do the work against the restoring force. This work done against the restoring force is stored in the object in the form of elastic potential energy. बराबर? तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूं, when we apply deforming force, आप डिफॉर्मिंग फोर्स के जगह पर टेंसाइल फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट,
then deformation is produced against restoring force. ठीक है, the work done against restoring force is stored in the object in the form of इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिखा है, आप बुक में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, वो भी लिख सकते हो. स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया? ओके. तो ये कोई लॉ नहीं है, बट ये एक डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ओके. नाउ सपोज देयर इज अ वायर, ये एक वायर है, एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज एल. वायर की लेंथ कितनी है? वायर की लेंथ एल है. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज कैपिटल ए. यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर इज वाई. ठीक है. डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस वायर. वायर के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, एंड ड्यू टू दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, सपोज द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस बाय द अमाउंट dl. वायर की लेंथ कितनी चेंज हुई? लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस बाय द अमाउंट l. फॉर एन एग्जांपल, तो उसकी न्यू लेंथ क्या होगी? न्यू लेंथ होगी L प्लस L. ठीक है, न्यू लेंथ विल बी L प्लस L. सो स्टूडेंट, हियर स्मॉल l इज द इंक्रीज इन द लेंथ. ठीक है. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस विच इज F by A डिवाइड बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज स्मॉल l अपॉन कैपिटल एल. नोटेशन मैंने यहाँ पर जो डेल्टा एल लिखा था ना, वो डेल्टा एल की जगह मैंने स्मॉल एल लिखा है. ठीक है. सो दिस इज एफ एल अपॉन ए इंटू एल. सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू ए वाई एल अपॉन कैपिटल एल. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सपोज if the wire is stretched by the amount dl, if wire is stretched by dl amount, मतलब एक छोटे से अमाउंट से उसको स्ट्रेच किया. देखो यहां पर मैंने पहले आपको क्या समझाया कि एक वायर है, उसकी लेंथ कैपिटल L है. द फोर्स F is applied on that wire and wire is stretched by the amount small l. wire small l जितना stretch हुआ, बराबर. तो young modulus is given by this formula, and f मतलब कि वो जो deforming force है, and you know that the deforming force is same as the restoring force, बराबर. तो f is equal to ay into small l upon capital L. ठीक है. Now if the wire is stretched by the amount dl, सपोज उसको dl जितना ही स्ट्रेच किया, इतना सब स्ट्रेच नहीं किया है, स्मॉल l जितना, इतना स्ट्रेच नहीं किया. पहले यहां तक था ना, अब यहां तक आ गया, मतलब l जितना स्ट्रेच किया. बट इफ द वायर इज स्ट्रेच बाय द अमाउंट dl, then the work done during this dw is equal to F into dl. You know this formula, work is a
मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बराबर, ठीक है। सो F कितना है, F है AY इंटू स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L इंटू DL। सो दिस इज DW, ओके। नाउ व्हाट इज DW, एक बार फिर से, तो DW इज द वर्क डन फॉर द स्मॉल चेंज इन लेंथ। स्मॉल चेंज मतलब कि इतना चेंज, DL जितना चेंज। देखो यहां पर वायर की लेंथ में कितना चेंज हुआ है, पहले वायर की लेंथ L थी, हमने उसको स्ट्रेच किया, न्यू लेंथ ऑफ द वायर इज L plus L. So finally, what is the change in length? Finally, the change in length is small l. Finally, the change in length was smaller. तो फिर ये DL क्या है? तो स्टूडेंट ये DL क्या है? DL is the intermediate change. देखो ऐसा सब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो समझने आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को डिटेल में जा रहा हूँ। तो हर एक चीज आप नोट्स में मत फाइंड करना, बुक में मत फाइंड करना, ठीक है। अगर बुक में जैसा वर्ड टू वर्ड अगर वैसे ही जाऊंगा ना तो फिर सब समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो ओरिजिनल लेंथ इज L, इट इज स्ट्रेच्ड एंड न्यू लेंथ इज L plus L. So what is the final change in length? The final change in length is small l. Then what is this small dl? This dl is a small change. It is a small change of that entire change. वो जो पूरा चेंज हुआ, पूरा चेंज कितना हुआ, L जितना, तो जो L जितना चेंज है उसमें एक स्मॉल चेंज है। आई बात समझ में? So this dw is equal to F into dl is the work done for that small change. आई बात समझ में? Now we want to find the work done, total work done. W is equal to total work in changing length from L to L plus small l, that is from 0 to L. समझो बात को, यहां पर मैंने दो लिमिट स्पेसिफाई की है, L to L plus small l and 0 to small l. What is the meaning of this? Earlier the length was L and finally the length is L plus L. Earlier the change in length was 0. ये जो वायर है ओरिजिनल वायर जिसको अभी तक हमने खींचा ही नहीं है, what is the change in length of it? The change in length of it is 0, क्योंकि उसको हमने खींचा ही नहीं है। And this is the final wire. What is the change in length of it? The change in length of it is small l. So here this W is the work done in changing the length from 0 to L. Here the change in length is 0 and here the change in length is small l. समझ में आया? Here the change in length is 0 and here the change in length is L. And dl is a small change during 0 to L. dl is small change during 0 to L. No change to final change. उसके बीच में एक छोटा सा change dl. And what is this dw? This dw is the work done corresponding to that small change. बात आई समझ में आपको? इतना सब लिखा हुआ नहीं है, ये सब समझने के लिए, ठीक है? ओके, तो ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? We will obtain this by integrating this equation. So integration 0 to L ay L upon capital L into dl, बराबर? Okay, so this is ay upon L, that is constant. Area of cross section we assume constant. अब आप बोलोगे
कि सर अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं तो फिर एरिया तो उसका चेंज होता है। या स्टूडेंट देखो फिजिक्स में जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं ना तो कुछ आइडियल सिचुएशन तो हमको कंसीडर करनी ही पड़ती है, बराबर है। क्योंकि जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल विद इन अ सर्टेन लिमिट। मतलब ये वो लिमिट है कि जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज बाय मच अमाउंट, बहुत ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डेफिनेटली डिक्रीज। बट फिजिक्स में आप 11th अभी आगे पूरे जितने भी चैप्टर्स है आप वो पूरे कंप्लीट करो, आप 12th कंप्लीट करो, अप्रोक्सीमेशन तो करना ही पड़ता है, आइडियल सिचुएशन तो एज्यूम करनी ही पड़ती है, तभी जाके ये सब होता है, सब डेरिवेशंस होते हैं। ठीक है, तो ए वाई अपॉन एल मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन एल डी एल, समझ में आया। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर एल की पावर 1 है तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ऐसा एक मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, बराबर। तो याद होगा आपको ये। सो w इज इक्वल टू ay अपॉन n, तो n रेज टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 1 है ना, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस n, बराबर। ऐसा मत समझना कि ये 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट 1 इज द पावर। तो जैसे यहाँ पर पावर n है ना तो यहाँ पर पावर 1 है, तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी l²/2, बराबर, इट विल बी l²/2। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, और यहाँ पर लिमिट है 0 टू l, तो फिर 0 टू l अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द सेम, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि लोअर लिमिट जब 0 होती है तो फिर अपर लिमिट ही सब्स्टिट्यूट करने की, तो अपर लिमिट l है तो l के प्लेस पर l सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई बात समझ में? सो w इज इक्वल टू 1/2, w इज इक्वल टू 1/2 इंटू ay अपॉन कैपिटल L इंटू l²। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल L, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल L। सो w इज इक्वल टू 1/2 ay अपॉन l² इंटू स्मॉल l², लिख सकते हैं हम ऐसा, बराबर। ओके, सो हाँ वो कैपिटल L रह गया, ठीक है। तो दिस इज 1/2 इंटू y, बराबर, 1/2 इंटू y l² अपॉन कैपिटल l² इंटू al। ठीक है, मैंने वो a को कैपिटल L के साथ में लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज 1/2 इंटू y इंटू स्मॉल l² अपॉन कैपिटल l²। तो स्टूडेंट इसको मैं लिख दूंगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का होल स्क्वायर इंटू al। अब एक बात है याद रखो, अभी के लिए भी और फ्यूचर स्टडीज के लिए भी, कोई भी वायर, जस्ट अ मिनट, जैसे मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, बराबर, ये भी एक वायर के फॉर्म में है और यहाँ पर ये भी आप देख लो, तो कोई भी वायर है, वायर हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम मतलब उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यू राइट दिस समवेयर, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे पता है, ठीक है। ओके, सो 1/2 इंटू y स्मॉल l अपॉन कैपिटल L का स्क्वायर इंटू al मतलब मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, समझ में आया? ओके, नाउ ऑल दिस थिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, सो आई एम रिमूविंग दैट।
ओके, सो W is equal to 1 by 2 into y into, now listen, what is small l and what is capital L? So small l is the change in length, capital L is the original length. तो आपको याद आता है स्टूडेंट कि चेंज इन लेंथ जिसको अभी तक हम डेल्टा एल से डिनोट करते थे, तो डेल्टा एल बाय एल क्या था, डेल्टा एल बाय एल मतलब कि स्ट्रेन, तो फिर ये होगा एप्सिलॉन एल का स्क्वायर। मैंने स्मॉल एल बाय कैपिटल एल के प्लेस पर एप्सिलॉन एल को सब्स्टिट्यूट किया इनटू वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ओके, सो W is equal to 1 by 2 into y into epsilon L square into b। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ऐसे। ठीक है, तो हाँ, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ गलत नहीं था, बट आई वांट टू राइट this way, stress upon strain। ठीक है, so W is equal to 1 by 2 into stress upon strain, और ये क्या है, strain का स्क्वायर, strain स्क्वायर into वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू 1 by 2, एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सो दिस इज द वर्क, एंड स्टूडेंट, एज आई एक्सप्लेन यू इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वायर को खींचने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उस वायर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज वर्क डन अगेंस्ट, देखो इतना डिटेल में नहीं लिखना है, ये तो आपको समझना है, इसके लिए वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स is equal to elastic potential energy। वर्क डन इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल के फॉर्म में लिखे तो ऐसे। यहां पर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहा हूं, बराबर। आप ऐसा यू भी लिख सकते हैं, मैंने, ठीक है, आप ऐसा यू लिखो। ओके, सो यू क्या आएगा, यू इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। नाउ हियर आई डिफाइन वन मोर क्वांटिटी जिसको मैं डिनोट करता हूं ऐसे टाइप के यू से। तो व्हाट इज दिस स्मॉल टाइप ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। स्टूडेंट, जब भी हम किसी क्वांटिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो क्वांटिटी की डेंसिटी बन जाती है। जैसे मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम डेंसिटी बन जाता है, वैसे एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, यू क्या है, U इज एनर्जी, तो अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एनर्जी डेंसिटी। तो दिस इज 1 by 2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया? तो स्टूडेंट, थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी किया, डिटेल में लिखा भी हुआ है, बराबर। और जैसे मैंने आपको कहा कि 3 मार्क और 4 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। डेरिवेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करो, तो आप टेस्ट में, एग्जाम में फ्लो में लिख पाओगे। अगर समझ में नहीं आया है
तो फिर लिखने में फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में से फ्लो से बाहर नहीं निकलेगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेस राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज मस्ट। Our next topic is practical application of elastic behavior of a material. Student, in this chapter we are talking about the elastic behavior of a material. ठीक है, मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Whenever we are doing the structure of engineering structure, whenever we are designing the engineering structure, okay, or whenever we are designing a building, the knowledge of the behavior of material should be known to us. We should have the knowledge about the elastic behavior of a material. ठीक है, all engineering designs require the precise knowledge ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल। मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, जब भी हम कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल्स मतलब कि कोई कार है, अगर वो कार का डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो कार एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर कार का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, या तो सपोज हम कोई एक बहुत बड़ा टावर बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा टावर बना रहे हैं, जैसे कि मोबाइल का टावर होता है, तो वो भी एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग एन ऑटोमोबाइल और द मोबाइल टावर व्हिच इज एक्चुअली एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट, वी शुड हैव अ प्रिसाइज नॉलेज अबाउट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। वो जो मटेरियल है, ठीक है, कोई कार बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, स्टील यूज होता है, ठीक है, अगर कोई मोबाइल का टावर बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, जो स्टील यूज होता है, तो हमें क्या नॉलेज होना चाहिए? वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल का जो इलास्टिक बिहेवियर है, उसका नॉलेज हमको होना चाहिए कि वो मटेरियल कितना लोड बेयर कर सकता है, वो मटेरियल कितना वजन सहन कर सकता है। बराबर, वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल की जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है, वो मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल टावर बनाने में कोई भी मटेरियल यूज कर लो और एक मोबाइल का टावर फिक्स कर दो। बराबर, अगर वो मटेरियल की इलास्टिक लिमिट अगर लेस होगी, तो वो अपनी वेट के वजह से ड्यू टू द गस्ट ऑफ विंड, जो हवा के जो झोंके होंगे, उसी से वो गिर सकता है कि नहीं? So that's why I say that whenever the engineering structure is designed, engineers are taking the care about the elastic limit of that material. They should have a precise knowledge about the elastic behavior of that material. Similarly, when the building is also designed, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं? ब्रिक यूज होती है, उसके अंदर कंक्रीट यूज होता है, उसके अंदर सीमेंट यूज होता है। ओके, सो जो सिविल इंजीनियर होता है, दैट सिविल इंजीनियर, दैट आर्किटेक्ट शुड हैव अ प्रिसाइज नॉलेज अबाउट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, ओके। नाउ you might have seen that the railway tracks, जो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, the cross section of the railway track is of alphabet I। ये शायद आप लोगों ने लोअर क्लास में ये पढ़ा भी होगा साइंस के अंदर। The cross section of the railway track is of I। मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके बताता हूँ कि रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का होता है। तो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, वो बेसिकली इस शेप का होता है, मतलब ये आई जैसा शेप होता है। बराबर, सो द क्वेश्चन इज व्हाई द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक इज ऑफ शेप अल्फाबेट आई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, इन योर चाइल्डहुड यू माइट हैव मेड अ होम बाय द सैंड। आप लोगों ने शायद मतलब हमारे टाइम में
जब मैं छोटा था तो जब घर के आसपास कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता था या तो फिर किसी नदी के किनारे जाते थे या तो समुद्र के किनारे जाते थे जब हम लोग, ठीक है, जब मैं छोटा था तो वी वर क्रिएटिंग अ होम, ठीक है, हम एक घर बनाते थे विद द हेल्प ऑफ दैट सैंड, ठीक है। तो जो सैंड से जो हम घर बनाते थे, द हीप ऑफ दैट सैंड was of this type of shape। जो घर हम बनाते थे वो घर इस टाइप का ही होता था। वो घर कभी भी जो रेत से जो सैंड से जो घर बनता था वो इस टाइप का घर नहीं होता था, बराबर। तो why the shape of this ये जो है इसको क्या कहते हैं, heap of sand, बराबर। what word they have used here I forgot, हाँ, heap of sand or the hill, heap of sand or the hill is having the pyramid type of shape, बराबर। पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, तो जो heap of sand है, बराबर, उसका जो शेप होता है वो ऐसे पिरामिड के जैसा ही क्यों होता है, इस टाइप का शेप क्यों नहीं होता है, बराबर। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, सो दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, ठीक है। सो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, whenever we are designing an engineering structure, what knowledge we should have? We should have a knowledge about the elastic behavior of the material which is going to be used in that engineering structure, ठीक है, okay। Now I take one more example of the engineering structure, the cranes। crane का example मैं देता हूँ, आप लोगों ने crane देखी होगी, बराबर। The crane which is used to lift the heavy loads, बराबर। जो शिपयार्ड्स होते हैं वहां पर क्रेन्स यूज होती है। इवन जो कोई भी सिविल वर्क जहां पर यूज हो रहा होता है, जहां पर भी सिविल वर्क हो रहा होता है तो वहां पर क्रेन्स होती है। तो दैट क्रेन इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट, द क्रेन इज यूज टू लिफ्ट द हैवी लोड। हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए क्रेन यूज होती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, कि जो कार्स होती है, बराबर, वो कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होती है, बराबर, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो कार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइज के कंटेनर्स होते हैं। एंड शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वो एक एक कंटेनर के अंदर 5 to 6 मिनिमम बोल रहा हूं मैं, व्हाट आई हैव सीन, कम से कम 5 बड़ी साइज की कार आ जाती है। इतना बड़ा कंटेनर होता है, बराबर, मिनिमम 5 to 6। और एक कार जो होती है दैट इज अराउंड 1200 to 500 किलोग्राम एक कार, बराबर। ये मैं आपको मिनिमम एक मीडियम साइज की कार का मास मैं आपको बता रहा हूँ, 1200 किलोग्राम टू 1500 किलोग्राम। और उसके अंदर कितनी कार आती है, एक कंटेनर के अंदर कम से कम 5 कार आती है। तो आप जस्ट कैलकुलेशन करो कि एक कार का मास अगर 1200 किलोग्राम भी है, ठीक है, तो 1200 इंटू 5 कितना होता है, 6000। तो 6000 किलोग्राम मास ऑफ द कार, 5 कार्स, एंड दैट कार्स आर इनसाइड द कंटेनर, और वो कंटेनर के खुद का मास है, बराबर। सो दैट कंटेनर इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो कंटेनर को ट्रक के पीछे लोड किया हुआ होता है, बराबर। तो कंटेनर इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाट इज यूज्ड फॉर मूविंग द कंटेनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्रेन इज यूज्ड, क्रेन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इन द क्रेन देयर इज अ थिक रोप, एक थिक रोप होता है, बराबर, एक ऐसा रोप होता है और उसके नीचे आप लोगों ने शायद देखा होगा एक ऐसा हुक जैसा होता है। सो देयर इज a thick rope in the container and at the end of that rope there is a hook, बराबर। so the entire load, वो जो लोड है वो कंटेनर का लोड, कंटेनर के अंदर जितनी भी कार्स है वो सबका जो लोड है, वो सबका जो वेट है, मैंने आपको जो बताया वो तो मास था, बराबर। 6000 किलोग्राम तो सिर्फ कार का मास था, कंटेनर का भी 1000 किलोग्राम मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है कंटेनर का। तो सपोज नेट से पूरा मिलके 10,000 किलोग्राम का मास है, बराबर। तो उसका वेट कितना होगा, 10,000 इंटू जी, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख न्यूटन जितना वेट होगा उसका। सो दिस केबल should be capable of
लिफ्टिंग दैट हैवी लोड। ये जो केबल है वो इतना सब लोड लिफ्ट करने के लिए, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। समझ में आया आपको ये पॉइंट? ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ दैट केबल। वो केबल का रेडियस कितना होना चाहिए, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो स्टूडेंट, suppose there is a crane and in that crane there is a cable and that cable is made from the mild steel। एक mild steel, एक मतलब मटेरियल का नाम है mild steel, उसमें से वो केबल बना है। The yield strength of that cable is 300 into 10⁶ Newton per meter square। That is 3 into 10⁸ Newton per meter square। What is this sigma? This sigma is the elastic limit of that mild steel cable। वो जो केबल यूज हो रहा है, जो इतना सब 1 lakh न्यूटन, आई थिंक मैंने बोला, तो 1 lakh न्यूटन वेट को लिफ्ट करने के लिए जो केबल यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी इलास्टिक लिमिट, उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है? 300 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 3 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर? ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब mg एंड एरिया मतलब E। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू mg अपॉन सिग्मा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट एक बात समझो कि जो सिग्मा है, that sigma is inversely proportional to the area of cross section। If area of cross section is larger, if the area of cross section is larger, then the stress produced in the material will be less। Obviously मैथमेटिक्स आप अप्लाई करो कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना लार्जर होगा, सिग्मा विल बी लेसर। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द केबल। वो जो केबल है, जो लोड को उठाने के लिए जो क्रेन यूज होती है, उस क्रेन के अंदर जो केबल है, वो केबल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दैट स्ट्रेस इज सिग्मा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द केबल इज मोर, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द केबल विल बी लेस एंड stress produced in the cable should be less, because if the stress produced in the cable exceed its elastic limit, वो जो केबल है, उस केबल के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, अगर वो स्ट्रेस उस केबल की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेता है, तो फिर केबल ब्रेक हो जाएगा, बराबर? तो हाउ वी कैन कीप द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द केबल लेस? सुनो एक बार फिर से, हाउ वी कैन keep the stress produced in the cable less? By keeping the area of cross section large। आई बात समझ में? So student, the area of cross section should be greater than or equal to mg by sigma। समझ में आया? The area of cross section of the cable should be greater than or equal to, greater है तो अच्छी बात है, बराबर, पर equal to तक चलेगा। So area of cross section of the cable should be greater than or equal to mg by sigma। Is it clear? ठीक है। अब इसमें मैं वैल्यूज लेता हूं कि सपोज ये जो मास है, that mass is अच्छा, मैं आपको पहले एक वैल्यू समझा रहा हूं। 1 टन, एक टन किसको बोलते हैं? तो 1 टन इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को 1 टन कहते हैं, बराबर? 1 ton and 1 metric ton is equal to 1000 kilogram। 1000 kilogram is known as 1 metric ton। So 1 metric ton is equal to 10⁵ kilogram। Is it clear? ठीक है। तो suppose the mass which we want to lift, जो मास हमको उठाना है, हमको नहीं, मतलब वो केबल को जो मास उठाना है, that mass is 1 metric ton। That is आई थिंक उन लोगों ने बुक में 10 metric ton लिया है। लेट मी कंफर्म दैट वैल्यू।
व्हाट वैल्यू दे हैव टेकन 10⁴ लिया है. यस, तो 10 metric ton is equal to 10⁴ kilogram. बराबर. तो suppose the mass which we want to lift is 10⁴ kilogram. समझ आया? G की वैल्यू सिंपलिसिटी के लिए ले ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बराबर. So we will calculate the area. What should be the minimum area of the cable required? तो minimum area of the cable required, तो m की वैल्यू है 10⁴. ठीक है. उसके बाजू में है g की वैल्यू है 10 और सिग्मा की वैल्यू है 3 into 10⁸. बराबर. ओके, तो देखते हैं क्या होता है. दिस इज 10⁵. 10⁴ into 10 is 10⁵, and 1/3 1 divided by 3, तो ये कितना आता है? 0.33 जैसा कुछ आता है. 0.33 into 10⁻, कितना हुआ? -3 लिखना होगा. बराबर. A is equal to 0.33 into 10⁻³ Okay. Area of cross section is nothing but pi r square. बराबर. तो therefore pi r square is equal to 0.33 10⁻³ अब पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट 3.14 into r square, और इसको मैं लेता हूं 3.3 जैसा, तो फिर ये हो जाएगा 10⁻⁴. बराबर. अब देखो ये 3.14 और इस 3.3 को मैं कैंसिल करता हूं. देखो वी वांट टू गेट द एस्टिमेट ऑफ वैल्यू. बराबर. आप बोलोगे सर इक्वल तो है नहीं. यस, इक्वल नहीं है, बट हमको एक रफ आइडिया चाहिए. ठीक है. इसलिए सो आर स्क्वायर, अगर आप एक काम करोगे ना, 3.3 को अगर 3.14 से डिवाइड करोगे, 3.3 डिवाइड बाय 3.14 करोगे, तो आंसर आता है 1.05. तो 1.05 तो 1 के नजीक ही हुआ ना. वैसे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर. सो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 10⁻² मीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट हमने आर की वैल्यू ऑब्टेन करी. तो ये आर का मतलब क्या है? द मिनिमम रेडियस ऑफ द केबल. बात को अब ध्यान से सुनना. सी, देयर इज अ लोड. कितना लोड है? 10⁴ किलोग्राम लोड है. 10,000 किलोग्राम लोड है. यू वांट टू लिफ्ट दैट लोड. वो लोड को आपको उठाना है विद द हेल्प ऑफ केबल. केबल कौन से मटेरियल का बना है? माइल्ड स्टील का बना है. द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट माइल्ड स्टील, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट माइल्ड स्टील is 3 into 10⁸ Newton per meter square. So here we have calculated the minimum radius of the cable. मतलब केबल का रेडियस मिनिमम 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, मिनिमम, for the practical purpose, for the safety limit, for safety limit 10 times value is taken. मतलब कि सेफ्टी लिमिट के लिए मतलब कि अगर जो मास है वो सपोज बाय चांस 10⁴ किलोग्राम से इंक्रीज हो गया. ठीक है. व्हेन वी आर लिफ्टिंग द लोड, सपोज देयर इज ए गस्ट ड्यू टू विंड, मतलब हवा के झोंके भी चल रहे हैं, तो वो हवा के जो झोंके होंगे ना, वो एडिशनल लोड क्रिएट करते हैं. बराबर. तो वो सब फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है. सो फॉर द सेफ्टी लिमिट द रेडियस ऑफ द केबल शुड बी 10 टाइम्स. तो अगर रेडियस ऑफ केबल अगर 10 टाइम्स है तो फिर वो केबल डेफिनेटली ब्रेक नहीं होगा. बराबर. बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस इससे 3 टाइम्स अगर वैल्यू है तो भी चल जाता है. समझ में आया? ओके. सो पॉइंट इज the minimum radius of the cable should be 1 सेंटीमीटर. अब आप जस्ट स्केल निकालो और आप स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर देखो कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है. सो
the radius of the cable should be 1 centimeter, the diameter of the cable should be 2 centimeter. Now student, if we use a cable, if we use a single cable, सुनना अब बात को ध्यान से, if we use a single cable of radius 2 centimeter, then that cable will not be a flexible. That cable will be actually a rigid rod. So what I am telling you, cable of D equal to 2 centimeter will be rigid rod. मतलब उसको हम केबल बोलेंगे ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे rigid rod. And student, that cable of diameter 2 centimeter will be a rigid rod and it will break due to its rigidity. It will break due to its rigidity. अच्छा, अब यहाँ पर rigidity के जगह पर मैं एक हिंदी वर्ड का यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए. rigidity मतलब पकड़पन. rigidity मतलब पकड़पन, बराबर. बोलते हैं कि यू आर वेरी रिजिड पर्सन, किसी को हम बोलते हैं कि यू आर वेरी रिजिड पर्सन, मतलब तू बहुत अक्कड़ है, जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं है. सो द केबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, केबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज वेरी रिजिड एंड इट विल ब्रेक ड्यू टू इट्स रिजिडिटी. वो अपनी रिजिडिटी के वजह से, वो अपने अक्कड़पन की वजह से ही वो ब्रेक हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है. देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं. स्टूडेंट, मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल लेके समझाता हूं, ट्री का एग्जांपल लेके समझाता हूं. जब भी तूफान आता है तो बड़े बड़े मतलब जैसे कि कोई बनियान ट्री है, बराबर, वो बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं बनियान ट्री, या तो फिर नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, बराबर, जिसका ट्रंक बहुत थिक है, बराबर, they are more likely to collapse. Whereas a small plants, आपके घर के गार्डन के अंदर, गमले के अंदर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, वो ऐसे बेंड हो जाते हैं. बट वो जो बरगद का पेड़ है, that banyan tree, that neem tree is likely to collapse, वो गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रंक होता है, बराबर, that is very thick, it has a rigidity. और वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका जो ट्रंक होता है वो एकदम पतला पतला होता है. सो इट इज फ्लेक्सिबल, वो ऐसे बेंड हो जाता है. इज इट क्लियर? समझ में आया? सो पॉइंट इज व्हाट, आवर रिक्वायरमेंट इज द रेडियस ऑफ द केबल शुड बी 1 सेंटीमीटर, डायमीटर शुड बी 2 सेंटीमीटर. But a cable of radius 1 centimeter, diameter 2 centimeter will be practically a rigid, and because of its rigidity, it will break. पर हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है कि अगर हमको 10⁴ किलोग्राम का मास लिफ्ट करना है तो फिर केबल का मिनिमम रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. सो स्टूडेंट, व्हाट इंजीनियर्स डू whenever they make a cable of crane, they take large number of thin wires, बहुत सारे thin wires, जैसे पतले पतले wires, they take large number of thin wires. thin मतलब कि उनका जो रेडियस है वो उनका जो डायमीटर है वो 1 mm से बहुत छोटा है, बराबर. so they take large number of thin wires and they are braided together. ये जितने भी वायर्स है वो उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर देते हैं, बराबर. इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ thin wires are braided together. So which type of cable you see? आप जो केबल देखते हो वो एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक केबल ऐसे दिखेगा और उसके अंदर ऐसे बहुत सारे थिन वायर्स होंगे. यू माइट हैव सीन दैट. अगर आपके घर में कोई रस्सी है, बराबर, आपके घर में अगर कोई थिक रोप है तो आपको थिक रोप देख लेना. आप केबल क्रेन का केबल तो देखने जाओगे नहीं, तो अगर आपके घर में कोई थिक रोप है तो यू सी दैट थिक रोप. इन दैट थिक रोप देयर आर थिन थ्रेड्स एंड दिस थिन थ्रेड्स आर ब्रेडेड टुगेदर. जैसे लड़कियां, मम्मी सब चोटी बनाती है ना, तो जो बाल होते हैं वो बाल पतले पतले होते हैं,
बट उनकी जो चोटी बनती है वो चोटी कैसी होती है, वो चोटी ठीक होती है. सो इन दैट चोटी, बराबर, लार्ज नंबर ऑफ hairs are braided together. तो braided together का मतलब है कि पतले पतले वायर को एक के ऊपर एक गूंथना, बराबर. सो लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स आर braided together like a pig tail. उसको pig tail भी बोलते हैं, बराबर. सो we make a cable of radius 1 centimeter by large number of thin wires braided together, बराबर. So our purpose will be solved that we will make a cable of radius 1 centimeter and it will be flexible. वो flexible भी होगा, उसमें rigidity नहीं होगी. तो point ये है कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर के रेडियस का केबल बनाना है तो you should not use a single cable of radius 1 centimeter. Instead, take large number of thin wires which are braided together and then make a cable of radius 1 centimeter. So it will have high elastic limit. उसकी इलास्टिक लिमिट भी हाई होगी, बराबर. एंड इट विल नॉट ब्रेक ड्यू टू रिजिडिटी ऑल्सो. सो यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल. और भी यूज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Student, we have already discussed one application of elastic behavior of a material. We discussed the example of a crane. ठीक है? Now, second example we discuss. So when we are designing a bridge, the care is to be taken that the bridge does not break due to number one, its own weight. Number two, due to load of flowing traffic. And number three, due to the gust of wind. समझा था? जब भी हम मतलब इंजीनियर्स, ठीक है, वो भी हम में से एक है. तो जब भी हम कोई ब्रिज को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो ब्रिज की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने वेट के वजह से ही कोलैप्स ना हो जाए. नंबर टू, उसके ऊपर से जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, बराबर, वो व्हीकल्स के लोड के वजह से वो कोलैप्स ना हो जाए. एंड नंबर थ्री, जो अगर मान लो कि कभी कोई साइक्लोन आया, बराबर, या तो फिर बहुत जोरदार विंड है, तो उससे वो ब्रिज कोलैप्स नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग. In the construction of the building, we are using the beams and the columns. अगर आप लोगों ने कोई बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो पिलर्स होते हैं वो पिलर्स को कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको कहते हैं बीम्स. So entire load of that building comes on that beams and the column. So the strength of the beam and the column, the design of the beam and the column should be such that it can be capable of bearing the load of that entire building. जो पूरे बिल्डिंग का जो लोड है वो पूरा लोड किसके ऊपर आता है? बीम्स एंड कॉलम्स के ऊपर आता है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ सपोज देयर इज अ बार. एक बार है, ठीक है. अब वो जो बार है ना, that bar is having the rectangular cross section. तो यहाँ पर मैं जो फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ, that figure will be the 2-dimensional figure. मैं क्योंकि बुक के अंदर 3-dimensional figure नहीं ड्रॉ की हुई है, तो इसके लिए मैं 2-dimensional figure ही ड्रॉ करूंगा. तो सी, पहले मैं फिगर कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. तो दिस इज द बार. ये एक बार है, ठीक है. लेंथ ऑफ द बार इज L. डेप्थ, ये जो वर्टिकल है ये उसकी डेप्थ है, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आपको फिगर में नहीं दिख रही है क्योंकि ब्रेड्थ इज अ थर्ड डायमेंशन और वो ऐसे अंदर के तरफ है, बराबर. आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ डेप्थ, दिस एज अ लेंथ, एंड द ब्रेड्थ इज द थर्ड डायमेंशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फिगर. तो इसके लिए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है. ओके, तो देयर इज अ बार. एक बार है whose length is L, breadth is B, depth is B.
दिस बार इज लोडेड एट द मिडल, उसको बीच में से लोड किया, मतलब उसको उसके मिडल में कुछ वजन लटकाया है, तो क्या होगा, इट्स सेंटर पार्ट, इट्स मिडल पार्ट विल सैग्स, SAGS, सैग्स, सैग्स का मतलब है झुक जाना, बेंड हो जाना, बराबर। तो उसका जो मिडल पार्ट है वो मिडल पार्ट ऐसे बेंड हो जाएगा, उसका जो मिडल पार्ट है वो ऐसे बेंड हो जाएगा, समझ में आया? ओके, सो यहां पर एक लोड मतलब कि W इज सस्पेंडेड, ठीक है। सो मिडल पार्ट विल सैग्स बाय द अमाउंट डेल्टा, वो डेल्टा का फॉर्मूला में लिखता हूं, ये है L और ये है उसकी डेप्थ विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल D। इज इट क्लियर? ओके, सो डेल्टा मतलब कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग, सो डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 4BD क्यूब Y। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं है, आपको इसको याद रखना है, समझ में आया? ओके, सो एक बार फिर से, देयर इज अ बार ऑफ लेंथ L, डेप्थ B, ब्रेड्थ B, इट इज लोडेड एट द मिडल by the load W. So due to this load W, the middle part of the rod, middle part of that bar will bend, will sag by the amount delta. मतलब इतना वो sag होगा, मतलब कि इतना वो झुक जाएगा, समझ में आया? अब स्टूडेंट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि if this delta, the bending is too much, if the bending is too much, then this bar will break। अगर बहुत ज्यादा बेंडिंग है, देखो जैसे कि ये स्केल है मेरे पास, ये स्केल है, इफ इट इज लोडेड एट द मिडल तो ऐसे थोड़ी सी बेंड होगी, पर अगर वो बहुत ज्यादा बेंड होगी तो फाइनली तो वो ब्रेक होने वाली है ना। सो डेल्टा शुड बी लेस, सो व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस डेल्टा। डेल्टा को क्या करना है? डेल्टा को रिड्यूस करना है। सो क्वेश्चन इज हाउ वी कैन रिड्यूस द डेल्टा। डेल्टा को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लोड को तो आप बदल नहीं सकते हो, लोड मतलब उसके ऊपर से जो व्हीकल्स जा रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि 10 ही व्हीकल जाएंगे ब्रिज पर से एट अ टाइम, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ब्रिज की जो लेंथ है वो भी आपने जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। 4 एक कांस्टेंट है, बराबर, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जितनी भी है जिसको मैंने सर्कल्स कर दिए हैं, दिस आर द फैक्टर्स व्हिच यू कैन नॉट चेंज। इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज y? y is the young modulus of material which is used in the construction of that building। मटेरियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका यंग मॉड्यूलस है। सो यू शुड यूज सच अ मटेरियल whose young modulus is very high। तो ये जो y है वो y कैसा होना चाहिए? y should be high, मतलब it should be large, वो large होना चाहिए। high का मतलब है यहाँ पर large। We should use a material whose young modulus is high so that amount of bending delta will be less। Is it clear? Okay. Now you can see in the formula that delta is proportional to b raised to -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 1 upon b, and delta is proportional to d raised to -3। ओके, d का क्यूब डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -3 पावर हो जाएगी, तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 upon d क्यूब। समझ आया? सो स्टूडेंट यू शुड यूज अ बार हुज ब्रेड्थ इज मोर। उसकी ब्रेड्थ कैसे होनी चाहिए? मोर होनी चाहिए। ब्रेड्थ मतलब जो आपको फिगर में नहीं दिख रही है, ठीक है। सो इट्स ब्रेड्थ शुड बी लार्ज। सो इफ द ब्रेड्थ ऑफ द बार इज मोर देन द अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल बी लेस। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ द बार शुड बी ऑल्सो मोर। तो हियर if you use a bar of large depth, then the amount delta will be less। But student, a bar of large depth which is called a deep bar, कैसा बार? deep bar। deep bar मतलब कि the bar whose depth is more। अब आपको फिगर में दिख रही है डेप्थ कौन सी है? ये d depth। So depth of the bar
should be more. ठीक है? So you can increase B, but rather than increasing B, if you increase B, then it will be more effective in reducing the delta. समझ में आया? आप B को भी increase कर सकते हो, but rather than increasing B, B को increase करने की जगह पर अगर आप B को increase करते हो, then it will be more effective in reducing the delta. So you should use a deep bar. कैसा बार यूज करना चाहिए? डीप बार. डीप बार मतलब जिस बार की डेप्थ ज्यादा है, जैसे कि ये बार, बराबर? तो ये बार की डेप्थ अगर ज्यादा होगी, then delta will be less according to the formula. According to the formula, if D is large, then delta will be less, amount of bending will be less, the बार मतलब कि वो ब्रिज सपोज जो भी है, that will not bend too much, वो ज्यादा बेंड नहीं होगा, and it will be less probable to collapse it. ठीक है? So D should be large. This type of bar is known as the deep bar, and the deep bar has a tendency to buckle. Deep bar has a tendency to buckle. Buckle मतलब क्या? Buckle मतलब बेंड हो जाना. तो बार जितना भी डीप होगा, ड्यू टू द लोड इट मे बी बकल. बकल मतलब वो बेंड हो सकता है. मतलब कैसे बेंड हो जाएगा? तो मैं आपको यहां पर फिगर में समझाता हूं कि ये जो बार है वो ऐसे बेंड हो जाएगा, वो ऐसे बेंड हो जाएगा. इज इट क्लियर? बट स्टूडेंट, आवर रिक्वायरमेंट इज द डेप्थ शुड बी लार्ज. डेप्थ तो लार्ज होनी ही चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि if you keep D large, then due to the buckling, bar may bend, it will break. So what is the common compromise? The common compromise is to use the bar with a cross section I shape. With the cross section I shape. तो देखो मैं आपको समझाता हूं. We have to use a bar whose cross section is of I shape. Means we have to use the bar of same depth. Same depth का bar use करना है, but its cross section will be of I shape. ठीक है? This type of bar having the cross section I shape provides, उसका use क्या है? It provides large load bearing surface. Large load bearing surface. It provides what? Large load bearing surface. Student, if you use this type of bar and if W is the load over it, उसके ऊपर load W है, तो पूरा के पूरा जो लोड है वो एक ही पॉइंट पर आएगा. एक ही पॉइंट पर आएगा. ये पोर्शन बहुत ही छोटा है, बराबर? तो पूरा के पूरा जो लोड है वो एक ही पॉइंट पर आएगा and the bar will buckle. But if you use the bar having the I cross section, तो क्या होगा कि पूरा जो लोड है ना, वो पूरा लोड एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर? पूरा जो लोड है वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सी, जो I क्रॉस सेक्शन है उसका ये ज्यादा होता है. यहाँ पर फिगर में भले आपको इक्वल जैसा लग रहा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है. दिस सरफेस इज हैविंग द मोर एरिया, so it is a surface having large load bearing surface. It is a large load bearing surface, so the weight is distributed. Is it clear? So we can do this way. So student, if you visit some bridge, तो अगर आप किसी ब्रिज को विजिट करते हो, then under that bridge there are pillars. The cross section of that pillar is of I shape. आपको पिलर जो दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है ब्रिज का क्रॉस सेक्शन. ब्रिज का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो इस टाइप का होता है, ऑफ आई शेप. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट आई शेप? दैट द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बराबर? अगर क्रॉस सेक्शन उसका ऐसा होगा, सॉरी ऐसा अगर होगा, तो एक तो उसका वेट ज्यादा होगा. हियर वेट विल बी मोर बिकॉज यू सी दैट इन दिस आई क्रॉस सेक्शन यहां पर कोई मटेरियल नहीं है. लेस मटेरियल इज देयर इन द आई क्रॉस सेक्शन, लेस मटेरियल इज देयर.
here in this type of cross section there is more material. Is it clear? Okay, so with the for the reduced weight, इसका weight कम है ना, with the reduced weight it provides large load bearing surface and there is a very less chance to bend, there is a very less chance of buckling. समझ में आया? Similarly in the construction of houses also, घर के construction में जो pillars use होते हैं, so if we use the pillar having the round shape, having the round cross section, round shape मतलब round cross section, then its load bearing surface will be less. But instead of that, if we use this type of cross section, अगर हम इस टाइप का cross section यूज करते हैं, तो this is the surface having the distributed cross section. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है pillar with distributed shape. ये क्या है? Pillar with distributed shape. और ये जो है पिलर विथ राउंड शेप, पिलर विथ, यहां पर लिख देता हूं राउंड शेप. सो हियर द लोड बेयरिंग सरफेस इज लेस एंड हियर लोड बेयरिंग सरफेस, ये जो पोर्शन है ना इसका एरिया लेस होता है और यहाँ पर ये एरिया ज्यादा होता है. सो लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज एरिया. ओके, सो लोड एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है. सो ये बैंड हो सकता है, ये बैंड नहीं हो सकता है. समझ में? ओके, सो अर्लियर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज दिस टाइप ऑफ पिलर्स वर यूज्ड. बट आई टेल यू वन मोर थिंग, आई हैव सीन सम ब्रिजेस जिसमें दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड, दिस टाइप ऑफ पिलर्स आर यूज्ड. पर आपको तो पता है कि ऐसे पिलर तो यूज कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज दे हैव अ less load bearing surface. So what they are using, instead of one they are using two pillars side by side. तो फिर हो गया ना लोड बेयरिंग सरफेस, लोड बेयरिंग सरफेस. अब इसके ऊपर ब्रिज बना दो तो सर जो वेट होगा वो वेट पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल. देयर इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन द नेचर. बराबर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे.